नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों अगर फास्ट पेस्ड लाइफ जिसे हम कहते हैं, मतलब लोग तनावग्रस्त रहते हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रेस्ड रहते हैं, इन कंडीशंस में एक बीमारी जो कॉमन होता है वो है हार्ट को लेकर बीमारियां, हार्ट एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं। इसमें हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। कई सारे ऐसे हार्ट को लेकर कई सारे स्ट्रेसेस या बीमारियां हो जाती है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज हमने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर दिलीप डोनेकर को, जो कि काफ़ी मशहूर है इस इलाके में, विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में भी। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा उनको जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सत्कार हुआ है उससे ये पूरे जग भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर दिलीप डोनेकर वैसे डोनेकर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO तो हैं ही, अलावा इसके ये MD है नेचुरोपैथी में, और रशियन एम्बेसी ने इन्हें PhD का एक ऑनर भी दिया है। अलावा इसके कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इनका सत्कार हुआ है। कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ जैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर, जूही चावला, जीनत अमान, मलाइका अरोरा जैसे लोगों ने, या क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ कहिए जैसे सुरेश रैना, किरण मोरे या नयन मोंगिया जैसे लोगों ने इनका सत्कार किया है। और कई सारे इनके रिसर्च पेपर्स भी काफ़ी चर्चित है। इन्होंने अपने जीवन काल में 3000 से ज़्यादा वनस्पतियों पर शोध कार्य किया और अभी भी जारी है। और ये केवल इस पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके पहले की 2 पीढ़ी, मतलब इनके ग्रैंडफादर और इनके फादर भी इसी फील्ड में इन्वॉल्व है और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। अलावा इसके ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है रेकी ट्रीटमेंट में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका काफ़ी नाम है और चर्चा में है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसे कि नेचुरोपैथी में आपने महारत हासिल की है और कई सारे आपके पेशेंट्स खुद बताते हैं कि आप जादूगर हो, तो ये बताइए कि हार्ट क्या है और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां, उससे हम नेचुरोपैथी के थ्रू कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? जब भी बच्चा होता है फीटल में, तो सबसे पहले उनका हार्ट बनता है, जस्ट लाइक इंजन। तो पहले हार्ट बनता है, हार्ट बनने के बाद ही बाकी जो ऑर्गन्स है वो तैयार होते हैं, जैसे ब्रेन वगैरह। जैसे सर ने कहा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है? आपका खान पान, यदि आपके खान पान में बहुत ज़्यादा ऑयली फैक्टर्स है और कुछ टॉक्सिन ज़्यादा होता है और आपका जीवन शैली यदि प्रॉपर वे से नहीं है, तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन हार्ट के प्रॉब्लम सभी को नहीं होते, कुछ लिमिट केसेस में भी होते हैं। लेकिन आजकल लोग तनावग्रस्त रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बट हार्ट फेलियर क्यों होता है या फिर हार्ट प्रॉब्लम क्यों होता है? हमारा खान पान एक तो सबसे बड़ी बात। आप योगा या कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और खान पान, यदि आपके वेंस में कई क्षारीय तत्व यदि जमा होते हैं, तो ब्लड सप्लाई यदि आपके दिल तक नहीं पहुंचता है, तो आपको कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट डिसीज भी हो सकती है या फिर ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। तो जो आपका खान पान है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। जी सर, आपने कहा कार्डियक अरेस्ट की अगर बात की, आमतौर पर ये जो टर्म्स है इसको लेकर एक आम आदमी भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, तो ये सब क्या होता है? अगर संक्षिप्त में आप बता दें। हार्ट फेलियर दैट मींस केसेस से काफ़ी गॉन हो चुकी है। हार्ट फेलियर मींस 100% ब्लॉकेजेस, क्योंकि हार्ट तक सप्लाई नहीं होता हार्ट फेलियर। अब उस केस में यदि किसी का हार्ट यदि है, यदि ऑर्गन्स वो चेंज करना चाहते हैं या फिर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो किसी का दिल उठा के फिर उसको यदि वहाँ पे बिठा दिया जाए या फिर लगा दिया जाए, ट्रांसफर किया जाए, तो हार्ट फेलियर बच सकता है। लेकिन हार्ट फेलियर है तो फिर वो आपको वही करना पड़ेगा जो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा हार्ट। हाँ, यदि हार्ट अटैक है या फिर ब्लॉकेज जैसे या मल्टीपल ब्लॉकेज है 80%, 90%, 100%, तो इसमें नेचुरोपैथी काफ़ी कारगर है। और विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन या फिर कोई हार्ट डिसीज या फिर एंजियोप्लास्टी न करते हुए भी आप नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक हो सकते हैं, और वो भी पूरी तरह। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नेचुरोपैथी कैसे कारगर साबित होता है इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में, मेन रीजंस, मुख्य कारण क्या होता है सर? ये हार्ट को लेकर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? एक तो तनाव है, बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ा तनाव है। आजकल लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे, बहुत सारा पैसा तो कमा रहे, लेकिन वो फिजिकल या मेंटली खुश नहीं हो पाते। तो खान पान और एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सीजन में क्या खाना चाहिए। यदि आप मछली के साथ यदि दही खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा खान पान जो दिनचर्या वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अब यदि हो गया, अब किसी को यदि ब्लॉकेज आ गया, 40% 30% नॉर्मल है, बट 40% के ऊपर होते हैं, 50% या 60%, तो फिर आपको नेचुरोपैथी या कार्डियोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ऑपरेशन नहीं करना और नेचुरल वे से ठीक होना, तो आप नेचुरोपैथी या हमारे क्लिनिक या और भी कहीं जा सकते हैं, बट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेके विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन आप
हार्ट क्योर हो सकता जी। है। और जो ब्लॉकेज 100% मल्टीपल ब्लॉकेज भी हो गए तो भी मैं करता हूँ, और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे ठीक किया हूँ। जी सर, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर से, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि पहले एक टाइम हुआ करता था कुछ डिकेड्स पहले कि जब एक एज के बाद, मतलब 50 के बाद, 60 के बाद, तभी ये हार्ट एलिमेंट्स दिखने लगते थे या सिम्टम्स दिखते थे। आजकल यंग लोगों में भी, मतलब 30-35 उम्र के जो लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक या हार्ट को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही, तो क्या वजह क्या हो सकती है? अभी बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं, मेरे सेंटर में, तो आजकल बच्चे भी आते हैं, 16-17 साल के भी बच्चे आ रहे हैं और उन्हें भी हार्ट की डिसीज दिख रहे हैं, 60% 70% दिख रहे हैं। तो इतने छोटी उम्र में कैसे क्या हार्ट अटैक आ रहा है? तो इनमें सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन शैली, हम जो खाना खाते हैं, एक तो टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, जबकि हमें नीचे में बैठ के खाना खाना चाहिए। जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी जो भारतीय प्राचीन परंपरा भारतीय है, संस्कृति, वो उसे अपनाना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने क्या करना चाहिए? खाना खाने से पहले अपना थोड़ा शारीरिक व्यायाम वगैरह करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस वगैरह, और बाद में खाना खाना चाहिए। और खाना खाते टाइम भी आप किस तरह से खाना खाना चाहिए? खाना खाते टाइम यदि आप बीच बीच में पानी पीते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप बीच बीच में पानी पीते हैं तो आपको एसिडिक हो सकता है, और एसिडिक बहुत सारे रोगों की कारण है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, बहुत सारे जो निर्मित है उसकी जो उत्पादक है वो आपका एसिडिटी है। तो एसिडिटी भी नहीं होना चाहिए, तो बीच बीच में आपने पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, थोड़ा लगता है तो आप पी सकते हैं, लेकिन बीच बीच में मत पियो। 2 घास खाए और आप पानी पी रहे हैं तो ऐसा नहीं, कंप्लीटली खाना खा लो फिर बाद में पानी पी लो जी, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। और इनके सीधी एसिडिटी होती भी है कभी, एसिडिटी क्या होती है तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कभी हुई नहीं, बट एसिडिटी किसे होती है तो मैं उन्हें एक सिंपल सा उपाय देता हूँ। यदि किसी ने खाना खा लिया और उसे एसिडिटी हो रही कुछ देर के बाद, तो सिंपल सी थिंग, आप थोड़ा सा और खाना खा लो, 1-1.5 घंटे के बाद, आधा रोटी या 1 रोटी और खाना खा लो। जब जगह नहीं रहेंगी तो एसिड बनने की, तो एसिड बनेगा ही नहीं। आप सिर्फ 3-4 बार ये जो टेक्निक है यूज करके देखो तो एसिडिक किस चिड़िया का नाम है आप भूल जाओगे एसिडिक होती क्या है। लेकिन ये आपकी घरगुती उपाय कि कैसे खाना चाहिए। लेकिन आपको जब एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हैं, नींबू पानी, पहले बॉडी में अल्कलाइन है और आप ऊपर से अल्कलाइन कर रहे हैं, तो ये क्षारीय तत्व नहीं होना चाहिए। और एसिडिटी ही आपका कैंसर और आपका जो हार्ट डिजीज है उसे बढ़ावा देती है। जी, ये जानना चाहता था जैसे कि आपने कहा कि एक दिनचर्या सही होनी चाहिए, तो अगर नेचुरोपैथिस्ट के हिसाब से वो दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिन में 2 ही बार खाना खाना चाहिए, सिंपल और सादा उपाय है। भूख लगे तो खाना खाइए और प्यास लगे तो पानी पिए, तो आप कभी बीमारी नहीं होगी। वहाँ इवन हमारे भारतवर्ष में भी कोई बीमार नहीं होगा यदि ये फार्मूला अपनाते हैं। भूख लगे तो खाना खाइए और प्यास लगे तो पानी पिए। कि आप जानवर को फॉलो कीजिए, जो भी आपके पास जो पेट्स होंगे उसे फॉलो कीजिए, और जब भूख लगती तभी वो खाना मांगता, और जब भूख नहीं लगी तो थाली भी सरका देता सामने। और हम इंसान ऐसे कि जब भी और कभी भी मौका मिला तो हाँ, हम खाते रहते हैं। तो आप मशीन को कितने बार चालू करेंगे, दैट मीन्स आप कितने बार अपने सिस्टम को, इंटेस्टाइन को चालू करते रहोगे, तो इंटेस्टाइन जितने बार घूमेगा उतना फिर एसिडिक भी निर्माण करेगा। करेक्ट। तो सिंपल है कि भूख लगी तो खाना खाइए और प्यास लगे तो पानी पिए। फिर आप लोटा भर पिए या ज़्यादा पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भूख लगी तो। सर, ब्लॉकेजेस की बात करते हैं हम, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजंस है, और जनरली 80-90% भी ब्लॉकेज होता है। मतलब रातों रात तो ये ब्लॉकेजेस नहीं हुए होंगे, एक समय से शायद डेवलप या निर्माण हो रहा है, अंदर जो प्लैक जमता है अगर जिस वजह से ब्लॉकेजेस हो रहा है। तो ब्लॉकेजेस कितने खतरनाक है और नेचुरोपैथी के लिए इससे किस तरह निपटाया जा सकता है? यदि आप बैठे और आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो समझ लीजिए आपको जो ब्लॉकेज है वो 60 अबव है। और यदि आप चलते चलते यदि आपको पेन हो रहा है चेस्ट में तो आप समझ लीजिए 80 प्लस। और यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि 95 प्लस हो रहा है। यानी ये आपका आप समझ सकते खुद ही कि कितने ब्लॉकेज है। और इतने ब्लॉकेज है तो भी डरने की जरूरत नहीं, आपको एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं, अभी बाईपास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाईपास के बाद भी मेरे पास पेशेंट आते लास्ट स्टेज में, तो भी मैं उनको बचाता हूँ। तो बाईपास ये कोई सॉल्यूशन नहीं है हार्ट को मिस क्योर करने का। मिस एलोपैथिक में है, लेकिन हमारा नेचुरोपैथिक में 100% ब्लॉकेज भी रहता है तो हम मेडिसिन से क्योर करते हैं। और कुछ उन्हें एक्सरसाइज देते हैं, कुछ आहार तालिका देते हैं, जो आपका डाइट शेड्यूल है वो डाइट शेड्यूल फॉलो कीजिए। और उनका मैं सारा जो डिटेल्स है वो ले लेता हूँ, रूटीन्स, और रूटीन्स में कुछ चेंज करता हूँ। और इस तरह से पेशेंट को मैं 15-20 दिन में काफी रिलीफ दे देता हूँ, और हार्डली 3 महीने में पेशेंट काफी क्योर हो जाए विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन या बाईपास या हार्ट ब्लॉकेज। तो ये सब हो सकता है नेचुरली। जी सर, मैं आपसे आपका ट्रेड सीक्रेट तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो आपका अपना फॉर्मूला डिस्कवर किया आपने, लेकिन एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस को नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे सुलझाया जा सकता है, अगर आप एक जनरल मैसेज देना चाहो? जैसे ब्लॉकेजेस है तो भी डरने की जरूरत है, आप घर में भी कर सकते हैं। क्या उपाय क्या है? हाँ, उपाय जैसे घर में स्टील का बर्तन होगा तो उसमें 2 ग्लास पानी डालिए,
उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, जो पीसी हुई हल्दी या फिर उसका जो कांड होगा टुकड़ा उसको डालिए। उसमें थोड़ा तुलसी का पत्ता डालिए और हल्का सा नमक डालिए, सेंधा नमक वगैरह, यानी आधा चम्मच वगैरह, और इसका आप काढ़ा बनाइए और सुबह दोपहर शाम आप आधा तक आप पीजिए, तो बहुत सारे ब्लॉकेज आप ऐसे भी निकल जाएंगे। तो ये आपके घरगुती उपाय है। और सेंधा नमक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो आम्लीय क्षार को दूर करता है, क्योंकि हमारे वेंस में यदि ब्लॉकेज में आम्लीय क्षार यदि जमा हो गए तो हमारा ब्लड फ्लो है वो वहां तक जा नहीं पाता, यानी दिल जो है हमारा जिगर है उसको सप्लाई नहीं कर पाता ब्लड। अब ब्लड से यदि सप्लाई नहीं हो रहा तो हार्ट तो पंपिंग करना बंद करेगा, और हार्ट यदि पंपिंग बंद करेगा तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं या फिर हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। तो ये घरगुती उपाय यदि आप कर सके तो ज़्यादा अच्छा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी 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 सर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एंजियोग्राफी आप नेचुरोपैथी में तो नहीं करते, फिर भी उसके बिना भी आप कैसे परख लेते हो कि एंजियोग्राफी के थ्रू हम परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेजेस डिटेक्ट कर सकते हैं? और आजकल जो पेशेंट आते हैं मेरे पास वो बड़े क्लिनिक से आते हैं, या फिर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है सारे हॉस्पिटल से रिटर्न होकर फिर मेरे पास आते हैं, तो बहुत सारा तो उनका प्रूफ मेरे पास रहता। और फिर मेरा नाड़ी परीक्षण जो है, एक बार हाथ पकड़ा तो पूरी जन्म कुंडली उनकी दिख जाती है। तो ये नाड़ी परीक्षण के डॉक्टर बहुत गिने चुने हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी भी और कुछ होगी। तो नाड़ी परीक्षण आपको आना चाहिए, और नाड़ी परीक्षण से आपको पूरा डायग्नोसिस समझ जाता है इसको कितने साल से प्रॉब्लम है और कब से हो रहा है और इसकी दिनचर्या। और आजकल तो मैं थोड़ा फेस रीडिंग से भी पता कर लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे लॉट्स ऑफ केसेस मैंने एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस है, तो पता चल जाता है, मैं सिर्फ देख के पता चल जाता है। लेकिन एक बार नाड़ी परीक्षण के तो क्लियर दिख जाता है कि कौन से वेन में प्रॉब्लम है और किस चीज से ये ग्रसित है, तो उस तरह से ट्रीटमेंट। और जब हम उनका रूटीन लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें भी दिखते हैं। और मैं 2 टाइप्स ट्रीटमेंट करता हूँ, फिजिकल एंड मेंटल। तो पेशेंट और भी जल्दी ठीक होता है, और मेरा ये मानना है कि पेशेंट जितना घर में ठीक होता है उतना हॉस्पिटल में नहीं होता, क्योंकि घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी काफी मैच करती है आपसे, और फ्रीक्वेंसी यदि मैच करती है, और मैं जब ट्रीटमेंट करता हूँ तो पेशेंट मेरा ऐसे ठीक होता है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसे मैंने घर में ठीक किया हूँ। लास्ट स्टेज के पेशेंट मैंने ठीक किया हूँ, यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी भी मम्मी को मैंने ठीक किया हूँ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूंगा। लास्ट स्टेज पे, जैसे एक वाड़ी का केस है, वो भी लास्ट स्टेज का केस है। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। जीएमसी का केस है, उसका एज 80 प्लस था, और उसके पहले एक डेथ हो चुकी थी वो हॉस्पिटल में। तो ये दूसरी केस थी जो उसके लड़के ने उठा मीन्स निकाल लिया था मेरे कहने पे। जब मैं देखा तो लास्ट स्टेज में सिर्फ आंखें ब्लिंक कर रही थी उसके लिए, तो मैंने उनको नाड़ी परीक्षण किया और बोला उनके लड़के को कि शायद ठीक हो जाएगी, आप 10-15 दिन का मेडिसिन दो। तो मैंने 15-20 दिन का मेडिसिन दिया, और फिर बाद में उनका लड़के का फोन आया कि आप एक बार आ जाओ। जब देखने गया तो बोला मम्मी कहाँ है, तो बोले बर्तन साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से भी मीन्स काफी नेचुरोपैथी में चमत्कारिक मेडिसिन है। और जो उनके रिलेटिव आते थे आजी को देखने के लिए, फल फ्रूट्स लेके या फिर ब्रेड वगैरह या बिस्किट लेके, तो बोलते थे वो डॉक्टर डोनिका ने ठीक किया, वो उधर साफ कर रही जो गार्डन है। तो ऐसे कैसे, तो आयुर्वेदिक में या नेचुरोपैथी में इतने सारे जड़ी बूटी, एक दिव्य वनस्पति है जिसे आप कुछ उसका काढ़ा वगैरह बना के दो तो बहुत जल्दी ब्लॉकेजेस जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी WHO के जो नॉर्म्स है वो उसे फॉलो करना पड़ता है। बट हमारा नेचुरोपैथी ये काफी प्राचीन पद्धति है, 5-10-15 हजार साल पुरानी पद्धति है, गौतम बुद्ध के जमाने से। और नेचुरोपैथी ये प्रॉपर पद्धति मीन्स इंसान के रोगों को ठीक करती है, उसके कारण को ठीक करते। सिर्फ उतना ही प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे हार्ट डिजीज बस उतना ब्लॉकेज निकलो, जैसे एलोपैथी में जो ब्लॉकेज है वो निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं कैमरा वगैरह लगा। आप उसके रूट तक जाते हो? हम उसके रूट, उसके कारण क्या है, यदि हम कारण को ठीक कर दे तो पेशेंट को कभी बीमारी नहीं होगा और कभी उसको हार्ट ब्लॉकेज भी नहीं होगी। जहाँ तक कि मैंने तो सर बाईपास पेशेंट को भी ठीक किया जिनका बाईपास हो चुका है, और दूसरे बाईपास में डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते कि शायद 50-50 चांस, तो ऐसे पेशेंट को हमने ठीक किया। और नागपुर के भी बहुत सारे पेशेंट, कुछ तो अदर कंट्री के भी, तो होता है नेचुरोपैथी में सारे रोगों का निदान होता है। जी सर, आमतौर पर अगर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले गए या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो वहाँ पर एंजियोप्लास्टी बलून के माध्यम से वो डिटेक्ट किया जाता है कि ब्लॉकेजेस को वगैरह लेके, तो आप कौन से तरीके से इसको देखते हो? सुपरवाइज मैं जो काढ़े बना के देता हूँ, जो मेडिसिन देता हूँ, ये मेरी खुद की ओन बनाए हुए फार्मुलेशन रहते हैं। तो ये फार्मुलेशन मैं उनको देता हूँ। अब कभी कभी पेशेंट क्या होता है, लास्ट स्टेज में होता है, पेशेंट इनटेक भी नहीं कर पाता है, और पेशेंट को कभी भी कैथेटर्स लगे रहते हैं, मैं कैथेटर्स के थ्रू मेडिसिन बारीक करके या फिर उसका काढ़ा बना के देता हूँ। और कुछ 2-4 दिन में उनको थोड़ा ठीक होने लगते हैं, और फिर 1-1.5 महीने में काफी पेशेंट ठीक होता है, तो फिर उसके बाद में ओरल भी दे सकते हैं। तो होता है, मेडिसिन से होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी पद्धति थी, तब तो कोई ऑपरेट नहीं होता था। अभी भी मीन्स नेचुरल मीन्स जो एलोपैथी है और उसने काफी प्रोपेगेंडा किया और उसको काफी बढ़ावा दिया। मीन्स हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति से कि कोई भी बाहर की जो चीजें हम पहले एक्सेप्ट करते हैं। नेचुरोपैथी काफी एडवांस भी है, लेकिन ये थोड़ा
कमजोर इसलिए पड़ गई थी क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर पाते थे मीन्स कैसा है, बट हम प्रूफ ये कर पाते थे कि हमने पेशेंट को ठीक किया। आप प्रूफ ये करते थे कि हमने इस तरह से उसका ब्लॉकेजेस बलून के थ्रू निकाले, लेकिन हम मेडिसिन के थ्रू उनको निकाले। इसमें बहुत बड़ी डिबेट भी हो सकती है, लेकिन वो अपना तरीका अपनाते हैं एलोपैथी और हम अपना तरीका अपनाते हैं। मैं तो अपना जितना भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से ठीक करता हूँ पेशेंट को, और मेरे रिजल्ट भी अच्छा है, मेरा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने पैथी पे गर्व करता हूँ और मेरे पेशेंट मेरे से खुश है। सबसे बड़ी बात है आप में जो कॉन्फिडेंस है कि आप इस पर्टिकुलर मेडिसिन से आप वो ब्लॉकेज वगैरह निकाल सकते हो। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 3000 से ज़्यादा वनस्पतियों पर शोध कार्य रिसर्च किया आपने, तो क्या फाइंडिंग्स है आपके मतलब इन रिसर्च के माध्यम से? जितने भी मेरा जो मानना है, जितने भी हमारे कुदरत ने हमारे प्लैनेट पे प्लांट्स दिए, जितने भी हर्ब्स दिए, वो सारे वनस्पति किसी न किसी कारण से आए हैं। कोई भी ऐसी चीज फालतू नहीं है। यदि वेस्ट भी है तो भी वो हमारे काम का है। जैसे नितिन गडकरी साहब ने जो वेस्ट से बनाया केमिकल्स या पेट्रोल्स गलने के वेस्ट से, तो मिस है ना। तो वैसे भी हम जितने भी वेस्ट वनस्पति जिसको हम वेस्ट कह सकते हैं, जो पॉइजन वनस्पति भी होती है जैसे आंख वगैरह, जैसे आंख का पेड़ कहते हैं, मैं उससे भी बहुत सारे डिसीज को ठीक करता हूँ। अब जैसे किसी को पेट का कैंसर होता है, मैं बहुत सारा डिसीज उससे भी ठीक करता हूँ। लोगों के लिए वो जहर है, लेकिन मेरे लिए वो अमृत है, और मेरे पेशेंट के लिए और भी ज्यादा बड़ा अमृत है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे हर्ब्स को मिस उसका काढ़ा और वनस्पति का लिक्विड सा टैबलेट बना के पेशेंट को अप्लाई करता हूँ। और एक काफी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्योंकि हम तुरंत बनाते हैं इसके जी। और कुछ कुछ वनस्पति ऐसी है, दिव्य वनस्पति, जिसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। हमें उनको इन्विटेशन दे के एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन सुबह जाके वनस्पति से तोड़ के हम ला सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम है, तभी वो पूरे रूप में रहती है, और पूरे जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो काफी एक्टिव रहता है। हम उसके तोड़ के पेशेंट को अप्लाई करते हैं। मतलब आप बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं और फिर उस हिसाब से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक जो आपने दवाई बनाई है वो सभी पेशेंट्स पर लागू नहीं हो सकता है। ये आपका थोड़ा सा हम डिविएट करते हैं सर इस हार्ट प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट भी है और फिल्म स्टार मलाइका अरोरा ने आपको इंटरनेशनल एक्सीलेंस फॉर हेल्थ केयर के लिए आपको दिल्ली में सम्मानित किया है उन्होंने। तो कैंसर को लेकर आपकी क्या विचार है? जो ऐसा एक वहम है कि शायद ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इनको लेकर काफ़ी कुछ लोग भ्रमित रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? अभी बहुत सारे जो केसेस मैंने ठीक किया, अभी रिसेंटली एक नागपुर के और एक केस ठीक किया 2 दिन पहले। अच्छा सा नाम है उनका, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बताया। उनको माउथ कैंसर था, गालों में कैंसर के धब्बे थे, और उन्होंने बायोप्सी किए थे तो उसमें दिखा था सपरेट कैंसर। अब वो पेशेंट को कुछ करना नहीं था क्योंकि वो पेशेंट पहले ही डरा हुआ था। सर बोले मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करना, मुझे आपसे करना। बोला 2 या 3 महीने लगेंगे। सर बोले चलेगा। अभी वो पेशेंट को 3 महीने हो गए, पेशेंट पूरा क्योर हो गया, अभी कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी मैंने उसको एक बार बायोप्सी कर लो तो उसमें नील आया, यानी आपको टेक्निकली यदि प्रूफ चाहिए एलोपैथी का तो आप बायोप्सी कर लो, तो अभी वो नहीं है। अब कैंसर जो है, लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है कि कैंसर क्या है। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन समस्या बनाएगी। इसमें बहुत सारे कारण भी है। जैसे हम छोटे बच्चे रहे तो हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, एक सेल सिंगल सेल सेलुलर अमीबा, तो हम काफी सेल से बने हुए हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स देखो तो उसमें काफी सारे ट्रांजिस्टर इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, तब वो पूरा बन जाता है। तो हम सेल से बने हुए हैं। अब ये सेल कहीं एक जगह जमा होना, दैट इज द कैंसर। अब ये सेल एक जगह जमा होने के बाद सारा जो ट्रैफिक से सारे जो वेन्स है उसको ब्लॉकेज करते हैं और ट्रैफिक को गड़बड़ कर देते हैं अपने सादी लैंग्वेज में। तो सेल एक जगह जमा होना, दैट इज द ट्यूमर। अभी ट्यूमर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फेब्रेटिक होते हैं, कैंसर। फेब्रेटिक यदि ट्यूमर रहा तो जल्दी जाता नहीं, लेकिन उससे डरने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो नॉर्मल है। लेकिन यदि आप गलत डॉक्टर के पास चले गए तो शायद वो आपको कैंसर की तरफ टर्न कर पाएगा। राइट। तो जब भी आप जाओ, डॉक्टर का सारा मीन्स इंफॉर्मेशन निकाल के दो, और जहाँ तक वो नेचुरल वे से करो। तो कैंसर ऐसी चीज है, ठीक हो सकती है। इतना कि थोड़े माउथ कैंसर जो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जितने भी कैंसर है, इंटेस्टाइन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब होता है ठीक, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन ऐसी है, यदि ट्यूमर भी है तो मैं ट्यूमर को भी गलाता हूँ। क्योंकि 1-2 फॉर्मुलेशन है जो मैं बना के एक्सटर्नल अप्लाई करता हूँ, और कुछ मेडिसिन है जो मैं इनटेक देता हूँ ओरली। तो आप 5-6 महीने का डोज है, वो यदि खाते हैं और आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल यदि अपनाते हैं, और मेरे जितने फार्मुलेशन आप फार्मुलेशन के थ्रू चलते हैं, तो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं होता है। अभी इतने सारे स्टार लोग भी है कैंसर से ग्रसित, और कुछ पॉलिटिशियन भी है, तो उन्हें भी हमने ठीक किया। तो होता है, नेचुरोपैथी से सब होता है, बस आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिए और फॉलोअप कीजिए। जी सर, लेकिन ये भी सुना है कि जैसे आपने कई पेशेंट्स को जो कि एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद 4th स्टेज पे पहुंचने के बाद भी आपके पास आया था और आपने उनको ठीक किया, तो क्या ऐसी जादू की छड़ी घुमाई आपने कि वो पेशेंट ठीक हो गए? नहीं, जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं। हाँ। और शायद मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए जादू की छड़ी। ये सब आपके कर्म है। हाँ। और आपका रिसर्च है। क्योंकि देखो, अभी जैसे कोरोना एक
अदृश्य शत्रु है, बट है ना, मीन्स आपको इफेक्ट तो कर रहा ना। तो वैसे ही हमारे वनस्पति भी है, वैसे हमारे काढ़े जो मैंने टैबलेट्स बनाए, जो काढ़े बनाए, पाउडर्स बनाए, ये भी वैसी है। तो इस लेकिन देना कैसा चाहिए, मीन्स वो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मेडिसिन कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं। अब कब क्या पेशेंट ओरल कैंसर होता है, वो खा भी नहीं पाता, तो उसको कैथेटर लगाता है गले में और वहाँ से हम मेडिसिन देते हैं। तो पेशेंट बोलता है सर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सर मैं बोला थोड़ा बाहर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो जाएगा। ऐसे एमपी के भी केसेस है, जो लड़की 27 साल की लड़की, उसको स्टमक कैंसर है और सर वो एम्बुलेंस में है। तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे पेपर्स दे दो, मैं पेपर से चेक कर रहा था। फिर भी वो लेके आए केस को और मैंने नीचे जाके चेक किया एम्बुलेंस में, तो बोला हो जाएगा। वो कौन सा स्टेज में? लास्ट स्टेज। हाँ। तो उसे भी हमने ठीक किया है। जो कुछ भी नहीं, हरकत ही नहीं करती सर, जस्ट ब्लिंक करती थी आके, तो अभी भी वो ठीक है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा रोग नहीं, बस डॉक्टर आपको प्रॉपरली चुनना आना चाहिए। और जहाँ तक कि जब भी कैंसर के सिम्टम्स हो तो सबसे पहले नेचुरोपैथी डॉक्टर को बताइए जी। आप यदि टेस्ट करते तो वेल, यदि नहीं करते तो भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं नेचुरोपैथी डॉक्टर की तरफ। आप मेरे तरफ भी आ सकते हैं, फिर और भी। तो नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम ही थे और लास्ट में भी हम ही रहेंगे। लेकिन ठीक है, अभी एलोपैथिक है, उसका प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा हो रहा है और सब जहाँ तक एमबीबीएस को ज्यादा ही कर रहे हैं। बट हम भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि रामदेव भी जो कोरोना का मेडिसिन बनाया है, तो आयुर्वेदिक भी कुछ कम नहीं है, मीन्स काफी प्राचीन है। लेकिन आपने ट्रस्ट करना चाहिए अपने ख्याति पे, इम्पोर्टेंट वो है विश्वास होना चाहिए। यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो मैं पेशेंट को पहले बोलता हूँ कि आपको यदि ठीक होना है तो आपको 50% आपको भी सपोर्ट करना और 50% मुझे भी करना है, क्योंकि आपका रोग है और मैं रोग का निदान करूंगा। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता तो रोग ऐसे निकल जाएगा जी। और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है सर। जब तक हम उसको मेंटली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और प्रॉपरली मेडिसिन नहीं देंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो पहले उनको मेंटली तैयार कीजिए कि ठीक होना चाहिए जी। जब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था सर कि मौत जो है ये आती नहीं है, हम उसको बुलाते हैं। यदि पानी में आप गिर गए तो पानी में गिर के मौत नहीं होती, मौत तब होती है यदि आपको तैरना नहीं आता है। तो हमें बचते आना चाहिए हर चीज से, और हर चीज का सोल्यूशन मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी डिसीज खुद नहीं है, आपने उसको बुलाया है। तो उसमें देखो जब आप रियलाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कोई तो भी गलती की थी, तब आपको ये प्रॉब्लम हो चुका है। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ मेरे साइड से। मैं ऐसा जंप मारा तो मुझे साइड में दर्द हो रहा था और ये दर्द नहीं जा रहा था, मुझे मालूम था क्या हो गया है, लेकिन मुझे इसका निदान मालूम था। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ मैंने हरकतें वैसी की, थोड़ा योगा किया तो दर्द निकल गया जी। तो आप ही उसके डॉक्टर, आप खुद के डॉक्टर खुद बनिए। जरूर नहीं कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर ही ट्रीट करे, आप खुद के डॉक्टर खुद भी बन सकते हैं। आपको पता है आपको क्या हुआ, उससे आप थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए और थोड़ा सोचिए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, और उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जो रचना है, जो हमारा कुदरत ने हमें बनाया है, वो इतना नाजुक नहीं बनाया है। जैसे कोरोना के बारे में बात करते हैं तो उसका लड़ने की भी क्षमता हमारे पास है। यदि हमारा इम्यूनिटी यदि कम है तो हमें कोई भी रोग ग्रसित होकर हमें यहाँ से निपटा सकता है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें स्ट्रांग बताइए, स्ट्रांग बनाइए। जैसे सुबह उठ के आप गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, सेंधरा नमक वगैरह, और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए, तो विटामिन सी आपने घर में तैयार कर लिया। और नेचुरल विटामिन सी है, यदि नेचुरल विटामिन सी आप लेते हैं तो आप खुद ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग कर रहे हो। और इम्यूनिटी सिस्टम यदि स्ट्रांग होता है आपको मौत आ ही नहीं सकती। मैं तो चाहता हूँ कि कोई हमारे भारतवर्ष में कोई ऊपर ही ना जाए, फिर डेथ ना हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कारगर दवा है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। सर ये सवाल इसलिए उठाया मैंने कैंसर का, क्योंकि कैंसर और हार्ट में आप काफ़ी एक्सपर्ट हो और कई सारे सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी आपका सत्कार हुआ है। तो वापस हम थोड़ा हार्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि समय कम हो रहा है। हार्ट अटैक या हार्ट के पेशेंट्स को आप क्या मैसेज दोगे और किस किस्म का दिनचर्या फॉलो करने को कहेंगे आप? यदि हार्ट के पेशेंट उनको सीने में दर्द होता है तो बहुत सारा जो वजह हो सकती है, शायद एसिडिटी भी हो सकती है, और कभी कभी चलने में ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। और यदि आपका जीवन शैली लाइफस्टाइल, आप सादा लाइफस्टाइल कीजिए, दिन में 2 ही बार खाना खाइए और सिंपल डाइट कीजिए, जो दाल चावल रोटी वगैरह खाते हैं, और दिन में 2 बार खाना खाइए और पानी तभी पिए जब आपको प्यास लगे, और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कपालभाति हो गया, देन मेडिटेशन हो गया, और आपका पवन मुक्तासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ठीक होता है। और थोड़ा हो सके तो चक्रासन कीजिए, जमता है तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो 2-3 थोड़ा आसन, या फिर मॉर्निंग वॉक करो, तो मॉर्निंग वॉक भी यदि करते हो तो सोल्जर के जैसे करो, जेब में हाथ डाल के फोन लगा के, ईयरफोन ऐसा मत करो, ईयरफोन लगा के सिंपली करो, अच्छा में हाथ पाँव हला के, ताकि आपके जो आर्टरी हो क्लीन हो। तो इस तरह से आपके, जब भी आप खाना खाओ नीचे बैठ के खाना खाइए, और खाना खाते टाइम आप खाना खाइए, बीच में आप टीवी मत देखिए। तो यदि आप टीवी देखते हो तो आप ज्यादा खाना खा लोगे, और जब भी आप खाना खाते हो थोड़ा कम खाना खाइए, मीन्स पूरा मत, लेकिन थोड़ा 1-2 घास जो कम खाइए, ताकि एयर के लिए थोड़ा जगह रखिए। और खाने के बाद थोड़ा सा चलिए 15-20 कदम, या फिर मेरे ख्याल से 100 कदम तो चलना चाहिए।
उसके बाद आप स्लीपिंग कर सकते हैं। तो आपकी दिनचर्या, योगा और मेडिटेशन इतना अधिक, और हैप्पी रहिए सर, सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट है हैप्पी सब। रहिए। जी, एक आखिरी सवाल करता हूँ सर आपसे, क्योंकि कई सारे नेचुरोपैथी फॉलोअर्स को मैंने उनसे बात की, इंटरेक्ट किया है मैंने, जहाँ उनका ऐसा कहना है कि जो टॉयलेट में जाते हैं तो फिर बाद में इंडियन शीट ही बेस्ट है और कमोड वगैरह यूज़ ना करें, तो इसके पीछे क्या तथ्य है सर? जब भी आप टॉयलेट शीट यूज करते हैं, ट्रेडिशनल शीट, जैसे हमारे पास जो टॉयलेट शीट है वही, उसमें क्या जो आपका बैठने का सिस्टम होता है आपका क्लीन होता है, मींस आप प्रॉपर वे से बैठे, एक एंगल फॉर्म होता है। एंगल फॉर्म होता है, उसका जो एक एंगल होता है वो एंगल होता है। और दूसरा जो है, आप यदि वेस्टर्न साइड में बैठते हैं तो उसमें आप थोड़ा अपने आप को सिकुड़ के बैठते हैं, तो वो भी गलत है। तो फिर हो सकता है आपको पाइल्स हो सकता है या फिर रेक्टिन कैंसर हो सकता है। तो ये थोड़ी चीजें। और जब भी आपको टॉयलेट लगे तो जाइए, मीन्स उसको रोकिए मत, फिर आप दिन में 4 बार क्यों ना हो, लेकिन जाइए, क्योंकि आपका बॉडी खुद मांगता है कि जाना चाहिए, लेकिन आप उसको जब कंट्रोल करते हैं, आप दबाते हैं, तो फिर आप कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं या फिर पाइल से ग्रसित हो सकते हैं। जी जी। तो हमारी बॉडी या फिर हमारे जिसमें जब भी कुछ मांगते हैं तो उसको दो। यदि आप नहीं दे सकते तो फिर आपको शायद प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सुंदर मैसेज दिया, और उम्मीद करते कि आम जनता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।